मेरी आवाज़ सबको आ रही है क्या? मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी 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 जी। चलिए, आप सभी साथियों को हार्दिक प्रणाम। जैसा अनिल जी ने ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे हम सभी लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। और मेन जो आज विषय आपने दिया है कि 100 स्वस्थ जीवित हम कैसे रह सकते हैं, 125 वर्ष तक हम स्वस्थ जीवित कैसे रहें, इस विषय पे अभी चर्चा करेंगे। देखिए, स्वस्थ जीवित रहना और वो भी 125 वर्ष तक बहुत आसान है यदि हम प्रकृति की तरफ नज़र डालें। तो ये प्रकृति जो हमारी है ये 24 आवर्स गतिशीलता में है। हम अपनी तालमेल अपने जीवन को प्रकृति के साथ यदि बैठा लें तो हमें 125 वर्ष क्या और ज़्यादा भी लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। पहले हमारे ऋषि मुनि हज़ारों साल जीते थे, वो स्थिति आज ही पैदा हो सकती है। जैसा हमने महसूस किया है कि ये गतिशीलता के साथ जो शब्द जुड़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी गतिशीलता में, सूर्य गतिशीलता में है, जितने ग्रह सभी गतिशीलता में हैं। पृथ्वी पे जितने भी आयाम हैं वो 24 आवर्स उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर का हिसाब है कि ये भी 24 आवर्स इसमें बदलाव चलता रहता है। हमारा ब्लड है वो 24 आवर्स चलता है, हमारा हृदय 24 आवर्स चलता है, हमारा सांस 24 आवर्स चलता है। तो इस गतिशीलता का नाम ही जीवन है। स्वस्थ जीवित रहने के लिए केवल 3 चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती है। मेनली क्या है? पहला है सांस, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। जहाँ तक हम सांस की बात करते हैं, सांस रुका जीवन खत्म। ये सांस हमारा चल रहा है तो हम जीवित का एहसास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि छोटा सांस ले रहे हैं। छोटा सांस लेने की वजह से हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही शरीर की। जो मेन डाइट हमारी क्या है? वो ऑक्सीजन है। देखिए, इसमें ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे शरीर में 24 आवर्स सृजन होता रहता है। हमारे नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स हमारे डैमेज होते रहते हैं। जहाँ पुराने सेल्स डैमेज हुए तो वो किसी ना किसी रूप में हमें टॉक्सिस के रूप में बाहर भी निकलने चाहिए। लेकिन जो सेल्स हमारे डैमेज हुए, मेन बात क्या है कि वो टॉक्सिस के रूप में बाहर नहीं निकलते। ये हमारे किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। हमको जो मेन डाइट है वो हमारी ऑक्सीजन है। इस विषय को हमारे ऋषि मुनियों ने अच्छे से पहचान लिया था कि हमारी मेन डाइट ऑक्सीजन है, और वो सांस से ऑक्सीजन लेने के बाद अपने शरीर की सारी पूर्तियां कर लेते थे। इसलिए उन्हें ना खाने की ज़रूरत थी, ना उन्हें पानी की ज़रूरत थी। वो बहुत सैकड़ों साल तक वो जिंदा रहते थे। उन्हें उनको भेजो, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हम जहाँ तक हमने 3 चीज़ों का ये जो जिक्र किया, सांस, पानी और भोजन, तो यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें तो हमारे यहाँ शरीर की 24 आवर्स की ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकती है। जब हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी तो हमें कोई सारी चीज़ों को कवरेज में आ जाएगा। दूसरा हमारा है पानी। पानी हम पूरे जीवन पीते हैं, लेकिन कभी उस पानी को हम चेक नहीं करते कि हम पानी क्या पी रहे हैं। हमारे शरीर की नेचर एल्कलाइन है। कुदरत ने पानी को भी एल्कलाइन बनाया, लेकिन विडंबना क्या है कि हम कभी उस पानी को चेक ही नहीं करते। और जब से ये आरओ आए हैं तब से तो और बुरी हालत ख़राब है। हम घरों में पानी चेक कराने जाते हैं, हमारी टीम जाती है, तो हम देखते हैं कि कम से कम 60% पानी घरों का आरओ की वजह से प्रदूषित हो गया है। बहुत पढ़े लिखे लोगों से हम पूछते हैं कि भाई
तुम पानी कैसा पी रहे हो, कभी तुमने चेक किया? तो साहब आर का पानी पी रहे हैं हम। हमने गंगा वाटर को चेक कराया गंगोत्री पर जा कर के, तो हमने देखा कि उस गंगा वाटर का जो पानी है वो 112 से 15 TDS का है। अब 112 से 15 TDS का पानी एल्कलाइन भी है, लेकिन जब आर कंपनियां हमारे घरों में आई और आर को सेट करके जाते हैं तो कई घरों में इसका पानी 20 TDS से लेके और 50 TDS के बीच में वो सेट करती है। जैसे ही TDS पानी का 100 से नीचे आता है तो वो पानी एसिडिक होता चला जाता है। जो एसिडिक पानी हम जब पीते हैं तो वो हमारे शरीर को, किडनी को, लीवर को, हमारे पैनक्रिया को, ये सारे को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जब हलवाई को लगता है कि वह दूध फटने वाला है तो उसको रोकने के लिए खाने का सोडा डाल करके तो उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एल्कलाइन है। और जब उसे दूध को फाड़ना होता है, पनीर बनाना होता है या दूसरे काम में लेना होता है तो उसमें नींबू निचोड़ देता है, वो एसिडिटी है। यही हमारे शरीर की प्रक्रिया है। हमारे शरीर में जब एसिडिटी बढ़ेगी, यूरिक एसिड बढ़ेगा, घुटनों के दर्द शुरू हो जाएंगे, ब्रेन पे भी इसका असर पड़ेगा, ब्लड पे भी इसका असर पड़ेगा। तो हमने उस चीज़ से बचना है कि भी एसिडिटी हमारे शरीर की ना बढ़े। हमारे शरीर में जो भोजन हम करते हैं, जितना भी एल्कलाइन भोजन हम करेंगे वो हमारे शरीर को सुपाच्य होगा। लेकिन विडम्बना क्या है कि एल्कलाइन की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो जैसे खीरा है, ककड़ी है, हमारा जो तरबूज है, खरबूजा है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो केवल एल्कलाइन है और इसीलिए उनके खाने से हमें फ़ायदा मिलता है और वो हमें सुपाच्य हैं। लेकिन जब हम बहुत सारा एसिडिक चीज़ें खा लेंगे तो हमको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, हमारा शरीर उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। तो हमको एल्कलाइन भोजन की आवश्यकता है, एल्कलाइन पानी की आवश्यकता है। लेकिन एल्कलाइन मिलेगा कब? जब नॉर्मल पानी को लेंगे। अब कहीं कहीं तो नॉर्मल पानी की TDS बहुत ज़्यादा होता है। कई लोग बहस करने लगते हैं कि सर फिर तो RO ना पी में, पानी बहुत प्रदूषित है, सीधा पानी पी लिया करें। नहीं, हम क्या पी रहे हैं ये हमको ज्ञान होना चाहिए। हम कैसा पानी पी रहे हैं ये हमको ज्ञान होना चाहिए। सपोज़ मेरे यहाँ का TDS है 900 950 TDS है। यदि हम ज़्यादा TDS का पानी पिएंगे तो हमें पथरी होगी, गैस बनेगी, हार्ट अटैक होगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमको ऐड हो जाएंगी। तो उससे भी हमें बचना है। तो हमारा जो आइडियल पानी है वो 100 से 150 TDS 200 TDS के बीच का होना चाहिए और एल्कलाइन होना चाहिए। RO ने कई जगह तो 200-250 TDS का पानी भी एसिडिक कर दिया है। और फिर वो करेंगे कि भाई एक एल्कलाइन कैंडल डाल देते हैं तो पानी एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन कैंडल की उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। केवल पानी को नॉर्मली हम 150-200 TDS का कर लें तो वो एल्कलाइन भी रहेगा और हमारे पीने के योग्य भी होगा। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैंसरस हॉस्पिटल हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कैंसर के ज़्यादा हैं। उसका कारण क्या है? स्टडी में ये सामने आया है कि वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा खपत है। प्रति व्यक्ति वहाँ कोल्ड ड्रिंक की खपत करीब 3 से 3.5 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। उस एसिडिटी की वजह से ही वहाँ कैंसरस हो रहे हैं और इस बात को वो समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का कम है रिवाज पीने का, तो वहाँ हार्ट अटैक वगैरह ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कैंसरस कम है। जहाँ हमारे एसिडिक वातावरण हमको मिलेगा वो हमको डैमेज करेगा। हमने बहुत सारे रोगों का इलाज केवल पानी पिला के किया है, क्योंकि तो एल्कलाइन पानी बहुत सारे रोगों को वो ठीक कर देता है। अब हम जब आते हैं खाने के ऊपर, खाना तो हमारा पॉइजनस हो गया है अनिल जी। क्यों? जो किसान पैदा करता है उसको कीटनाशक उसमें इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारा हम चिट्ठियाँ लिखते कोशिश करते हैं भाई गवर्नमेंट इसमें कोई अपना स्टेप उठाए, लेकिन अभी उतना अच्छा काम नहीं हो रहा। किसान के पास जाओ तो सीधा कहता है कि साहब हमारा तो
ये खेत को कीड़ा खा जाएगा। उसको गोबर गौमूत्र का कीटनाशक बनाया जा सकता है। उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, भाई गोबर गौमूत्र से कीटनाशक बनाओ, वो खाद का काम भी करेगा। देखिए मज़े की बात क्या है, जो कीटनाशक वो इस्तेमाल करता है वो कीटनाशक खाद नहीं है, वो केवल कीड़ा मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। अब कीटनाशक तो हम जब गोबर गौमूत्र से तैयार करेंगे उससे कीड़ा भी मर जाएगा और वो खाद का भी काम करेगा। है क्या, हमारे यूट्यूब पर और दूसरी चीज़ों में एक ग्रुप उभर करके आया राजीववादियों अलग, जो राजीव दीक्षित थे हमारे माननीय, पहले रामदेव जी के साथ बहुत सारा रहे। उन्होंने बहुत वक्तव्य दिए, बहुत किसानों को समझाया इस कीटनाशक रहित खेती के बारे में। अब क्या हुआ, जो लोग हैं वो सबसे पहले किसानों का करते हैं कि भाई खाद यूरिया बंद कर दो, डीएपी बंद कर दो, कीटनाशक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यदि हम कीटनाशक केवल बंद कर दें तो हम जैविक खेती की तरफ किसान को धकेल दे सकते हैं, क्योंकि एक सीमित मात्रा में यूरिया डीएपी वो यूज़ भी कर ले तो उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, जो हमने प्रैक्टिकल देखा है। क्योंकि यूरिया है या डीएपी है, ये तो सारा मिट्टी के साथ मिल करके डिकम्पोज हो जाता है। अमोनिया है, नाइट्रोजन है, उन सारी चीज़ों में वो डिकम्पोज हो करके एक अवयव में व्यक्त हो जाता है। लेकिन कीटनाशक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता। लिहाजा वो जो कीटनाशक की बहुतायत है वो हमारे खाने की जीन्स में आ गया है, वो अंदर तक घुस गया है। नहीं, इन दैट वे हम दूसरी बात कह सकते हैं कि वी आर गेटिंग द स्लो पॉइजन इन दैट वे, खाने के रूप में। अच्छा, तो हमको कीटनाशक यदि बंद नहीं किया गवर्नमेंट ने तो अगले 10 साल में अनिल जी, मैं ये आकलन गारंटी के साथ कहता हूँ कि कम से कम 60 करोड़ लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। लाइन लगेगी, हॉस्पिटल्स कम पड़ेंगे। यदि हमें समाज को बचाना है और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो हमको कीटनाशक रहित भोजन पे आना पड़ेगा। किसान को समझाना पड़ेगा कि तुम्हें कीटनाशक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, उसकी जगह गोबर गौमूत्र का बना हुआ कीटनाशक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देनी होगी, उनको उत्साहित करना होगा। दूसरा, अब जो हम खाना खाते हैं सुबह से शाम तक सॉलिड खाते रहते हैं। सुबह रोटी है तो सॉलिड है, चावल है तो सॉलिड है, दाल है तो सॉलिड है। अब क्या होता है कि ये जो हमारा शरीर है, सॉलिड तो हमारे शरीर को एक्सेप्ट भी नहीं है। हमारे शरीर में 74 से 75% पानी की मात्रा होती है। यदि भोजन में हम सेम कंडीशन में पानी की मात्रा कर लें, हमारा भोजन लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसका 90% हिस्सा हमारा भोजन, हमारा शरीर कंज्यूम कर लेता है। लेकिन सॉलिड का तो केवल 10% हिस्सा ही हमारा शरीर उसमें से ले पाता है। लेकिन हम सुबह से शाम तक सॉलिड ही खाते हैं। घर में एक सब्ज़ी सूखी ज़रूर बनेगी, चाहे कितना भी वो हो। दाल भी अब तो आजकल की तारीख में वो ड्राई हो गई है या सूखी हो गई है, कम पानी की बनने के लग गई है। बच्चों को आदत ऐसी हो गई है, जिस दिन घर में दाल पतली बन जाएगी उस दिन बच्चे ही कह देंगे यार तो बनियों वाली दाल बना दी। कोई भाई बहन इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो माफ़ करना, ऐसी को नहीं है, किंवदंतियाँ है, ये हकीकत भी है। पहले जब लाला जी दुकान से आते थे तो दाल रोटी खाते थे, दाल पतली होती थी। उसका कारण ये था कि वो पचने में आसानी रहती थी। अब स्वस्थ समाज के निर्माण में हमें 2-3 काम करने। हमें लंबे सांस लेने, डीप ब्रीथिंग करनी है, कम से कम आधा घंटा घड़ी में रख कर कर लें। शुरू में जब हम इसे करते हैं, यदि योगा नहीं कर रहे हैं, तो 5 मिनट में हमको थकान हो जाती है। कारण क्या है कि 40 और 45 साल की उम्र में आते आते, क्योंकि हमारी हेरिडिटी में छोटा सांस लेना आ गया है, तो जो हम सांस लेते हैं 5 मिनट भी लेंगे, 5 मिनट में थकान हमको हो जाती है। इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। और कम से कम 1 हफ्ता हमको लगता है आधा घंटा डीप ब्रीथिंग को करने के लिए। केवल लंबा सांस लेना, सीधे बैठेंगे, मैं आपको जैसे करके बतला रहा हूँ, सीधे बैठ करके नाक से सांस ले लेंगे,
मुंह से निकाल देंगे। और मुंह से क्यों निकालेंगे? हम मुंह से सांस निकालने में हमारा पूरा डायफ्राम खाली हो जाता है। छोटा सांस लेने की वजह से 40 से 45 उम्र में एज में आने के बाद हमारे जो लंग्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि हम पूरा जीवन उनको पूरा इस्तेमाल नहीं करते। तो यदि हम पूरे लंग्स का इस्तेमाल करें, डीप ब्रीथिंग कर लें, बहुत सारी बीमारियां हमारी डीप ब्रीथिंग से ख़त्म हो जाएंगी। इवन देन मैंने कैंसर को डीप ब्रीथिंग करने से कराने से क्योर होते देखा है, कैंसर तक को क्योर होते देखा है। अभी कोरोना के काल की बात है, हमको ऑक्सीजन नहीं मिली थी एक पेशेंट को, हमको वहाँ देहरादून भेजा था हमने यहाँ से एम्स में भर्ती कराने के लिए, ऑक्सीजन नहीं थी एम्बुलेंस में। वो डीप ब्रीथिंग करते हुए यहाँ से वहाँ तक गए। यहाँ पे जो लेवल उनका 55 से 60 था, वहाँ जाके 70 से 75 हो गया केवल डीप ब्रीथिंग से। दूसरा आप देख लें कि जब हमारे लास्ट स्टेज में होते हैं और बच्चे हमको गाड़ी में बैठा कर रश करके हॉस्पिटल भागते हैं, हमारी जगह तो आईसीयू होती है, तो डॉक्टर हमें बचाने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। दूसरा हमको ड्रिप लगाएगा, ग्लूकोज लगाएगा। ग्लूकोज में भी 0.15%, 0.2% इस तरीके की दवा का पोर्शन होता है, बाकी तो उसमें लिक्विड ही है। तो हमें मोटी सी बात है, लंबे सांस ले लें और पानी ज़्यादा पी लें। पानी कौन सा पी लें? वो एल्कलाइन वाटर होना चाहिए, प्रॉपर पानी होना चाहिए। यदि हम एसिडिक पानी पिएंगे तो वो भी हमको नुकसान करेगा। दूसरा, डाइट को हम यदि लिक्विडिफिकेशन में लेकर के आ जाएं, फाइबर की ज़रूरत होती है, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन यदि हम डाइट को लिक्विड फॉर्म में आकर के लेते हैं तो वो हमको 90% हमारे शरीर में उसका पोर्शन कंज्यूम हो जाता है, और सॉलिड का हमारे शरीर में 10% भी कंज्यूम नहीं होता। तो बहुत सिंपल सिस्टम है। अब रही इस कीटनाशक कैसे बचें, आज की तारीख में हम यदि 4 पेड़ों के पत्ते बॉयल करके ले लें, कोई भी 4 पेड़ ले लें, पॉइजनस ना हो, तो हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। अब 4 पेड़ों के ही पत्ते क्यों लें? बड़ा अटपटा काम है, ये बड़ी अटपटी बात है। देखिए, जो पेड़ बाहर खड़े हैं रोड के किनारे या बाग में या बगीचे में जहाँ पे भी है, उनमें कोई कीटनाशक लगाने नहीं जा रहा। तो हम यदि स्वस्थ रहना है तो हमें कीटनाशक से बचना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, प्रॉपर पानी लेना है, हमें फिर किसी दवाई की किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि हमें कोई डेफिशिएंसी आ गई है, हमारे शरीर में कोई बीमारी लग गई है, तो उसको हम आयुर्वेद के हिसाब से ठीक कर लें। आयुर्वेद में ग्लो एक सबसे बड़ी चीज़ है, हमने ग्लो पे बहुत बड़ा प्रयोग किया। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं कि कोरोना काल में कई हज़ार आदमियों को हमने ग्लो पाउडर से ठीक किया है। ग्लो में और 30-40 चीज़ें हैं जो लोग बताते रहते हैं, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, हल्दी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस ग्लो पाउडर से हमने कई हज़ार आदमियों को कोरोना से मुक्ति दिलाई। ग्लोय का काढ़ा पिया है उनको। अच्छा, दूसरा क्या, जब ग्लोय की बात आती है तो लोगों के मन में आ जाता है हम इसका काढ़ा बना के पी लें। बड़ी अजीब बात है। वी डोंट रिक्वायर एनी काढ़ा। जब हम काढ़ा बना के पीते हैं तो वो हमारे पेन क्रिया को भी डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, हमारे पेट को भी जाम कर देता है, और कई प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती हैं। कईयों को बवासीर हो गई, कईयों के पेट जाम हो गए। हमको पानी ज़्यादा की ज़रूरत है, हमको ज़्यादा उसको गाढ़े मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम खाना, लिक्विड शेप में लेना, तो हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। जहाँ तक उसकी बात है, बीमार होने की बात है, तो इन चीज़ों से हम बीमारी से बच जाएंगे, इम्यूनिटी हमारी प्रॉपर रहेगी शरीर की, और हम जो है बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, लॉन्ग लाइफ हम उसमें जी सकते हैं। तो ये कंक्लूजन पे यदि हम आते हैं तो यही है कि भाई हम डीप ब्रीथिंग करें, कम से कम घड़ी में देख करके करें, आधा घंटा तो करें। दूसरा, प्रॉपर पानी लें, पानी एल्कलाइन हो। खाना प्रॉपर उसमें लिक्विड शेप में ज़्यादातर लें, या जैविक खाने की तरफ हम जो अपना रुझान बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि हम 125 वर्ष तो क्या और ज़्यादा भी लॉन्ग लाइफ हम जी सकते हैं। इसमें और किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ कहीं
और इसमें कोई सुधार करने की चीज़ हो तो जी जी, कोई भी पेड़ के 4 पत्ते ले लें। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, छुहारे खा रहे हैं, हम जो बढ़िया अखरोट खा रहे हैं सारा सॉलिड, दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे जीवन में, हमारी ज़मीन पे सबसे ज़्यादा विशालकाय जानवर हाथी है। हाथी दूध पीता है क्या? केवल इंसान ही है जो दूसरे जानवर का दूध पी रहा है, बाकी कोई किसी का पीता ही नहीं। तो ऐसी वेजिटेबल्स हैं, केवल हरी सब्जियां, हरे पत्ते, इनके इस्तेमाल से हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। कोई भी ले, पॉइजनस ना हो। जी हाँ, XYZ कोई भी ले लें, 2-2 4-4 पत्ते ले लो, बॉयल करो, पी लो कितना आसान है। जी हाँ, न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी हमारी। भाई अमरूद हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, पॉइजनस नहीं होना चाहिए, वो हमें पता है। धतूरा नहीं होना चाहिए, आँख नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ नहीं होना चाहिए। जी, और कोई? जी डॉक्टर साहब, मैंने कहा कोई पॉइजनस पत्ते ऐसे ना हो भाई नशे में पड़ जावे, आ गए धतूरा है। हालांकि ये भी दवाई के काम में आप लोग ले लेते हैं, लेकिन जब इनको डाइट में लेंगे तो ऑब्वियसली वो नुकसान कर सकते हैं, बाकी तो सभी फायदेमंद है। जी डॉक्टर साहब, की रिकॉर्डिंग बंद कर दो।